HSSC, आज हमारा यही टॉपिक है। इसी पर बात होगी, बात करनी भी होगी, क्योंकि बात उन छात्रों की है, उन लाखों छात्रों की जो अपने मन में एक सपना लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कामयाब होने के लिए भी जी तोड़ मेहनत, दिन रात मेहनत करते हैं, लंबा सफर तय करते हैं, क्योंकि जिंदगी में उन्हें असल सफर तय करना है ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके, प्रदेश का नाम रोशन कर सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके और ये बता सके, दिखा सके कि हम मेहनत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो रहा है, ये HSSC की बात है, ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि छात्रों का और विपक्ष का कहना है कि ये HSSC में हो क्या रहा है। क्या ये HSSC की आज अग्नि परीक्षा है, वो परीक्षा जो HSSC छात्रों की लेता है, अभ्यर्थियों की लेता है, लेकिन आज HSSC को ही परीक्षा की जरूरत है। क्यों हम आज ये कह रहे हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे देश का युवा अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रात दिन पढ़ाई करता है और सरकारी एग्जाम की तैयारी करता है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि सरकारी नौकरी पर लोगों का भरोसा है कि जॉब सिक्योरिटी होगी और उनका गुजारा भी चल जाएगा। लेकिन जब इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रशासन और विभागों की एक गलती के चलते उनके सपने अगर अधर में लटक जाएं तो क्या हो? उनकी रात दिन की मेहनत पर पानी फिर जाए तो क्या हो? कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या वो अभ्यर्थी जिम्मेदार है इसके लिए जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जिन्होंने सरकार और प्रशासन पर भरोसा करके एग्जाम देने की सोची, या फिर जिम्मेदार है वो सिस्टम जो ये एग्जाम ही आयोजित करता है? ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। मैथ रीजनिंग सारा सेम था भैया, सेम। कल पेपर आया था ना, वही पेपर आ गया। हमें 43 क्वेश्चन कल वाले हैं। ये हमारे देश के वो युवा हैं जो अपने भविष्य की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा पर विश्वास रखते हैं। ये वही युवा हैं जो भारत जैसे महान देश का भविष्य सुधार सकते हैं। लेकिन जब इन्हीं युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा हो तो भारत का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? कभी पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी सवाल ही रिपीट हो जाते हैं, कभी पेपर लीक करने वाली गैंग सक्रिय हो जाती है तो कभी सिस्टम से ही चूक हो जाती है। ये हमारे आरोप नहीं है, ये विपक्ष में बैठे नेताओं के आरोप है। शिक्षा को लेकर हरियाणा का हाल इन दिनों बुरा है। ये हमारा कहना नहीं है, ये विपक्ष में बैठे नेताओं का कहना है। परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के मामले कम क्या हुए, सिस्टम लापरवाह हो गया, ये भी हमारा कहना नहीं है, ये भी विपक्ष का ही कहना है। लेकिन असलियत क्या है ये सब जानते हैं, ये आप जानते हैं, और सिस्टम जो छात्र के लिए काम करता है वो छात्र भी जानते हैं। अंजाम ये होता है कि परीक्षार्थियों को दो अलग अलग परीक्षाओं में लगभग 40% सवाल एक जैसे देखने को मिल जाते हैं। हरियाणा में 6 और 7 अगस्त की तारीख उन छात्रों को याद है जिन्होंने ग्रुप 57 और ग्रुप 56 का एग्जाम दिया था। ये सीईटी का एग्जाम था। 12,116 पदों के लिए सीईटी की परीक्षा हुई। ये दोनों ही परीक्षाएं विवादों में घिर गई। अलग अलग दिन हुई इन परीक्षाओं में एक जैसे सवालों ने सबको हैरान कर दिया। ऐसे में अब इसी को लेकर प्रदेश में सियासत परवान चढ़ गई है। मैं इल्जाम लगाता हूं कि खट्टर सरकार अपने चहेतों को बस इतना बता देती है, भैया एक दिन पहले जो ग्रुप 57 का पेपर हुआ उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसकी एवज में 20, 25, 30, 35 लाख रुपए की रिश्वत मिल जाती है। तो अगर 41 सवाल का जवाब आपको पहले ही मिल गया 100 में से, तो बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका क्या जवाब है कि ग्रुप एक दिन पहले के पेपर में अगले दिन 100 सवाल कुल हैं, 41 सवाल रिपीट हो जाते हैं। पेपर में सवाल रिपीट हुए तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये सवाल रिपीट नहीं हुए, बल्कि ये सरकार का पेपर लीक करने का एक नायाब तरीका है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तो ये तक कह दिया कि मैं इल्जाम लगाता हूं। एचपीएससी और एचएसएससी की फुल फॉर्म ही बदल दी गई है। ये भी कह दिया गया कि ये किसी
पेपर माफिया का काम है। ये पेपर लीक माफिया का और पेपर लीक गिरोह का पेपर लीक करने का सबसे नायाब तरीका है। एक के बाद एक भर्ती में जो लूट हो रही है उससे ये समझ लेना चाहिए कि HPSC हेरा फेरी सर्विस कमीशन और HSSC हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन, इसमें राजनीतिक नेक्सस है जो उच्चतम पदों पर बैठे लोगों का है और ये HPSC और HSSC को केवल अपने डंडे से हाँक रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं। जैसे व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, ऐसे ही ये बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा अगर इसकी परत दर परत हटाया जाए। तो इसलिए हम सब की मांग है कि जब 1 साल के अंदर ये मुख्य परीक्षा के अंदर 41 सवाल 100 में से रिपीट कर दिए गए, तो किस तरीके से लोगों को पारदर्शिता और किस तरीके से जो एग्ज़ाम है उसको ठीक करार हम दे सकते हैं। ऐसे में आयोग को भंग करना चाहिए, चेयरमैन को पद से हटाना चाहिए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और नए सक्षम लोगों को मौका मिलना चाहिए। विपक्ष सवालों के रिपीटेशन पर सवाल पूछ रहा है। सवाल यह है कि सरकार ने इस मामले में किया क्या है, किसकी मिस्टेक से सवालों को रिपीट कर दिया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC ये अब अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। 41 सवाल रिपीट होने के मामले में पेपर बनाने वाली एजेंसी को तलब कर लिया गया। साथ ही एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी चल रही है। पेपर बनाने वाली एजेंसी को नोटिस भी जारी किया जाएगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी सवालों पर जवाब दिया था। सवालों के रिपीटेशन को सवालिया निशान लगा दिया और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी बात करने की बात कही थी। साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तो इसे लेकर जो बयान दिया वो खुद सुनिए, उसके मायने भी खुद समझिए। कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 4 सेट पेपर्स के बनाता है हर एग्जामिनेशन के, 1 2 3 4 4 लोगों द्वारा वो पेपर सेट किए जाते हैं और वो पेपर फिर रैंडमली एक यूनिट होती है जो पुट फॉरवर्ड करता है कि आज ये पेपर एग्जामिनेशन में जाएगा। ये विषय एग्जामिनेशन का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी इस पे चर्चा करूंगा कि इसको गंभीरता से देखना चाहिए कि जो पेपर सेटर्स हैं उनमें ये कमी क्यों रही कि एक एग्जामिनेशन का दूसरे एग्जामिनेशन में सिमिलर होना और इतने बड़े मात्रा के अंदर सिमिलर होना पाया गया। कई पेपरों में कई प्रकार के समान प्रश्न होते हैं, इसमें क्या गलत बात है? इसमें क्या गलत बात है? अब जो करेगा वही पास होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। ये जो हुड्डा साहब बता रहे हैं ये शायद अपना अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि इनके राज में यही कुछ होता था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के लिए सामान्य बात है, लेकिन उन छात्रों के लिए नहीं है जिनके साथ एक तरह से धोखा हुआ। अब धोखा क्या है ये तो विपक्ष बता रहा है। सियासत से इतर ये जानना भी जरूरी है कि युवाओं के भविष्य पर अंधकार की जो तलवार लटक रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग आखिर हैं कौन? सवाल तो ये भी है कि पेपर में रिपीट हुए सवाल क्या सिस्टम के फेलियर को दर्शाता है? क्या ये सिस्टम की भूल है या फिर विपक्ष के लहजे में कहे तो क्या ये पेपर लीक करने का कोई नायाब तरीका भी लग रहा है? छात्रों को ये मालूम नहीं है कि इस परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो कब आएगा तो क्या ये निष्पक्ष तरीके से की हुई सिस्टम की कार्यवाही से आएगा या फिर असमंजस की स्थिति बरकरार ही रहने वाली है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। ये गाना जरूर आपने सुना होगा, लेकिन लगता है कि हरियाणा में HSSC के CET के एग्जाम को लेकर ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है और ऐसा लगता है कि गीत लिखने वाले ने HSSC को देखकर ही कोई गीत लिखा था। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
समय ना गवाते हुए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय सबसे पहले मैं करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विदु रावल साहब, जेजेपी की तरफ से दीप कमल सारन साहब इस समय इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आईएनएलडी से रजत पंजेटा साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर मनवीर छिल्लर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी इस चर्चा में खास तौर पर शामिल होंगे, क्योंकि वो ग्राउंड पर जाकर HSSC के ग्रुप 56-57 एग्जाम को लेकर हर जानकारी आप तक पहले भी पहुंचा चुके हैं। वो बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को जानते हैं। और इससे पहले कि मैं सभी मेहमानों के पास जाऊं, खास तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए रविंद्र ढुल, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट है। वो इसलिए खास तौर पर क्योंकि रविंद्र ढुल साहब बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कैसे और किस तरह से इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है, और सिंगल बेंच का जो फैसला सामने आया था वो आपने भी देखा था कि किस तरह से इस एग्जाम पर रोक लगी थी, लेकिन फिर उसके बाद डबल बेंच में जाकर ये मामला किस तरह से चल रहा है ये आप बखूबी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। रविंद्र ढुल साहब, आपका स्वागत है, धन्यवाद आप इस चर्चा में शामिल हुए। कुछ सवाल है हमारे, आप जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं, इसलिए सर पहला सवाल तो ये है कि ये जो ग्रुप 56-57 का एग्जाम है, अब आप जानते हैं कि कुछ रिपीट भी हो गए सवाल। उससे पहले मेरा सवाल ये है कि जो सुनवाई हुई थी, सिंगल बेंच का निर्णय था, उसमें बहुत कुछ मैंने पहले भी सवाल पूछे, लेकिन इस एग्जाम पर ही, सीईटी पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं? कानूनी तौर पर कुछ समझा सकते हैं आप साधारण शब्दों में, टेक्निकल शब्दों से इतर साधारण शब्द, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाए इस पूरी बात को, इस पूरे टॉपिक को। देखिए कमल, हरियाणा सरकार ने 2016 के अंदर इंटरव्यू को अबॉलिश कर दिया था, और उसके बाद में 2017 में कुछ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जो है गरीब लोगों के लिए, विधवा और उनके बच्चों के लिए, अपने जो घुमंतु जातियों के लिए, इसी प्रकार से उन व्यक्तियों के लिए जिनके परिवार में कोई नौकरी नहीं, उनके लिए स्पेशल मार्क्स उन्होंने लेकर के आए थे। वो जो है अब जब इन्होंने 2019 के अंदर, जब इन्होंने पहले तो ये दिए जाते थे आफ्टर स्क्रूटनी, यानी कि पहले रिटर्न होता था, रिटर्न के बाद जब स्क्रूटनी होती थी, रिजल्ट से पहले इनमें 5 नंबर जोड़ते थे और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया जाता था। अब की बार इन्होंने सीईटी को जिस टाइम पे लागू किया, तो सीईटी को लागू करने के समय पर इन्होंने एक बड़ा एक नया प्रयोग किया। वो नया प्रयोग इन्होंने ये किया कि सीईटी को, क्योंकि 2 फेज है, एक तो है क्वालिफाइंग नेचर, सेकंड जो है आपका स्किल टेस्ट, दोनों में 2.5 नंबर जो है परसेंटेज इन्होंने बांटने का काम किया। यानी कि 2.5 नंबर मिलेंगे तब जब आप क्वालिफाई करेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे तब जब आप फाइनल रिजल्ट के अंदर आएंगे। टोटल हो गए 5, जैसे कि पहले मिलते थे। गड़बड़ सबसे पहली और बुनियादी गड़बड़ आई वो यहाँ पर है, क्योंकि आपको इन 2.5 नंबरों को देने के लिए सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स की ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी को वेरीफाई करना आवश्यक होता है, जो कि यहाँ पर नहीं हो। यहाँ पर वेरीफाई करने की जगह ये केवल सरकार जो HSSC जो है लगातार एक पब्लिक नोटिस देता रहा कि भी आप विड्रॉ करिए, तो सूनर और लेटर अंतिम समय तक 42,000 लोगों ने लगभग जो है इन नंबरों को विड्रॉ करने का काम किया। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो अभी हमें पता नहीं है, ना ही कोर्ट को पता है। माननीय कोर्ट का सबसे पहले कहना यह था कि हमें नहीं पता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नंबर विड्रॉ नहीं किए हैं। और यहाँ पे महाधिवक्ता हरियाणा ने जो है एक स्टेटमेंट दी बाकायदा कोर्ट के अंदर, मैं उसको यूं का यूं कोट करूंगा। उन्होंने ये कहा कि तहसीलदार जो है उनके फर्जी सिग्नेचर्स और उनकी फर्जी मोहर के साथ में भी जो है सर्टिफिकेट्स बनाए हुए अपलोड किए गए थे कैंडिडेट्स के द्वारा। तो ऐसे में ये चीज बहुत गंभीर हो जाती है। तो कोर्ट ने बाकायदा कहा कि सबसे पहले आप इन 2.5 नंबरों को वेरीफाई करिए, क्योंकि एक और आधे नंबर से जो मेरिट 10-10, 12-12 हजार लोगों के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। और चूंकि आपका जो दायरा कॉल करने का वो लिमिटेड है, यानी कि 4 गुना या 5 गुना सब्जेक्ट टू कंडीशन, तो उस लिमिटेड दायरे में आने के लिए कैंडिडेट्स को जो है बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने 2.5 नंबर गलत लेकर के पार्टिसिपेट किया, तो फाइनल सिलेक्शन के बाद में तो आप उसके बाद में तो किसी के लिए स्पेशल रिटर्न तो करा नहीं सकते। आप उस व्यक्ति को बेशक से प्रोसिक्यूट कर दीजिए। लॉ की एक कोटेशन है, बहुत पुरानी कोटेशन है, 100 दोषी बेशक से छूट जाए, लेकिन कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ कोर्ट। सो यहाँ पर जो है 100 दोषी, यानी कि किसी व्यक्ति को आप बेशक से फांसी लटका दीजिए किसी गलत काम के लिए, लेकिन किसी निर्दोष का हक आपने क्यों मारने का काम किया? तो कोर्ट ने इसीलिए जो है इस सारे प्रोसेस को रोक करके कहा कि पहले आप मेरिट लिस्ट को रिवाइज कीजिए, उसके बाद में आपको पेपर कीजिए। दूसरा इन्होंने गड़बड़ किया वो थी एग्जामिनेशन के दौरान इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को भी वेरीफाई नहीं किया,
और तीसरी जो इन्होंने चीज थी वो ये करी, इन्होंने कट ऑफ जो है पोस्ट वाइज बिल्कुल भी नहीं डाली। तो किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी पोस्ट के कैंडिडेट को ये नहीं पता कि तुम किसके साथ में कंपीट कर रहे हो। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से अपारदर्शी प्रक्रिया है, पहले इसको पारदर्शी बनाइए, उसके बाद में रिटर्न लीजिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सरकार ने ये माना कि कमीशन ने माना कि हमें अभी अपील में जाना चाहिए। मामला अपील में गया तो अपील में एक तरफा सुनवाई हुई, क्योंकि हम पिटिशनर के वकीलों का ना तो कोई नोटिस था और 10 या 12 मिनट 7:48 में मुझे नोटिस मिला था कि 8 बजे सुनवाई होनी है। तो 12 मिनट पहले हमें बताया गया कि भी सुनवाई होनी है। तो 12 मिनट पहले सुनवाई का नोटिस में हम तो हमारे में से कोई भी एडवोकेट वहां पर नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे में एक तरफा बैटिंग करते हुए सरकार जाकर के पहले तो स्टे ले आई सारे प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि इससे पहले तो स्टे था ही नहीं। दूसरा जो है, कोर्ट ने केवल प्रोविजनल उनको राइट दे दिया, क्योंकि आपके पेपर जो है शेड्यूल हो चुके हैं, तो आप इन पेपरों को अपने कंटिन्यू करिए, लेकिन आप अंतिम रिजल्ट दायर जो है डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो सारा प्रोसेस स्टे है। सरकार के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स क्या आपने वेरीफाई किए, क्या आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरीफाई की। तो ये गड़बड़ों से हम बाहर निकले ही थे, इतने में ये जो है पेपर कॉपी का ये मामला आ गया। तो ये जो है एक प्रकार से एक ऐसा जंजाल बन करके खड़ा हो गया है इन 12,000 पोस्टों के लिए। मुझे समझ नहीं पा रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कमीशन या सरकार या कोर्ट या हम लोग इस जंजाल से बेसिकली कैंडिडेट्स को बाहर निकालेंगे कैसे। रणधीर ढूंढ साहब, जो ये अभी सवाल उठा है कि एक जैसे प्रश्न दूसरे एग्जाम में कैसे आ गए, जब सुनवाई होगी डबल बेंच में, तो क्या ये भी बातें रखी जाएंगी? निश्चित तौर पे रखी जाएंगी, क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट फैक्टर इसलिए हो जाता है कि अपने जो 6 और 7 दोनों तारीखों को जो पेपर हुआ, यानी कि 57 नंबर कैटेगरी का पहले और 56 नंबर का जो है मंडे को हुआ, दोनों पेपरों में 27,500 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे थे जो दोनों दिन पेपर में बैठे हैं। तो कॉमन अभ्यर्थियों के लिए तो ये बेहद आसान और बहुत इजी गेम हो गया इस पेपर को क्रैक करना, खास करके उनके लिए जिन्होंने मंडे को यानी कि ग्रेजुएट कैटेगरी के अंदर पेपर दिया है। क्योंकि संडे वाली कैटेगरी तो 12th की कैटेगरी थी, वो तो उनका बुद्धिमत्ता का स्तर कायदे से जो है आपके जो ग्रेजुएट कैटेगरी से उससे नीचे है, क्योंकि इसी कारण से जो है सर्विस रूल्स के हिसाब से उनको इस प्रकार की नौकरियां दी जाती हैं। जितना ज्यादा क्वालिफाई होगा कैंडिडेट, उतनी हायर लेवल की उसको नौकरी मिलती है या फिर उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे में ग्रेजुएट कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इस पेपर के अंदर कॉमन बैठे जो 56 और 57 में, उनके लिए तो बहुत ईजी है क्रैक करना। तो मेरिट बहुत एक्सेप्शनली हाई जाएगी। मेरी अपनी सोच के हिसाब से 100 में से 80 प्लस की मेरिट जाएगी, क्योंकि 41 क्वेश्चन रिपीट थे। ढूंढ साहब, एक और सवाल है मेरा, 2 सवाल होंगे, उससे पहले एक सवाल सुन लीजिए, उसके बाद अंतिम सवाल होगा, क्योंकि चर्चा को मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। सवाल ये है कि अब जिस तरह से सुनवाई तो आने वाले वक्त में होगी, रिजल्ट का क्या, कब आएगा, कैसे आएगा, एग्जाम दोबारा होगा, रद्द होगा, कई सवाल है मन में, कई कंफ्यूजन है। आप अधिवक्ता, आप वकील हैं, बता सकते हैं कि कानूनी दांव पेच क्या होते हैं? हमें तो समझ में नहीं आती, ये कितनी लंबी प्रोसेस हो जाता है। रिजल्ट की भी फिलहाल संभावना इसलिए नहीं है कि 1 सितंबर को वैसे अगली सुनवाई है और उसके अंदर ये सारे के सारे तथ्य हम लोगों को क्योंकि सुना नहीं गया। सरकार HSSC ने मिसरिप्रेजेंट किया कोर्ट को कि हमने सारा डाटा वेरीफाई कर लिया है, सब कुछ ऑथेंटिक है, जबकि हम लोगों के पास में पहले से सबूत हैं उन फर्जी कैंडिडेट्स के जिन्होंने नंबर ले रखे हैं। तो वो क्योंकि हम कोर्ट के आगे रख नहीं पाए, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ये सब चीजें रखी जाएंगी। तो ऐसे में ये मामला बिल्कुल, अगर सरकार अपनी कमीशन अपनी इसी जिद के ऊपर अड़ा रहा कि भी हमें एग्जाम रिकंडक्ट नहीं कराना है या मेरिट लिस्ट को रिवाइज करके एक पारदर्शी एंड फेयर प्रोसेस नहीं अपनाना है, तो मुझे लगता नहीं अगले 7-8 महीने तक किसी भी प्रकार से कम 56 और 57 कैटेगरी के अंदर कोई मूवमेंट हो सकती है। आपका पक्ष इतना मजबूत क्यों लगता है आपको इसके बाद, इस मामले के बाद जब ये सवाल रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सबूत है कमल। मेरे पास 2 पोस्ट के तो क्लियर प्रूफ हैं। एक कानून को के एक अपने फायर ऑपरेटर्स के, जहां पे इन्होंने अनक्वालिफाइड लोगों को जो है बुलाया है पेपर के अंदर, और कानून को के अंदर तो एक भी क्वालिफाइड व्यक्ति को इन्होंने पेपर में बिठाया ही नहीं है।
तो मेरे पास में सबूत है, क्योंकि इनका पोर्टल प्रॉब्लम, इनकी पोर्टल की सबसे ज्यादा थी, इनका पोर्टल ही फॉल्टी था। किसी को किसी पोस्ट में अप्लाई कर दिया, किसी को किसी पोस्ट में अप्लाई कर दिया। पोर्टल ने कभी ये देखा ही नहीं कौन व्यक्ति किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, कौन के लिए नहीं है। तो ऐसे में हाईली जो लोग बिल्कुल भी सर्विस रूल के हिसाब से क्वालिफाइड नहीं है, यदि उनको आप रिकमेंड करेंगे उनको सेलेक्ट नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग नहीं देगा। ठीक है, संक्षेप में अंतिम सवाल है, आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं। रणदीप सुरजेवाला ने बड़े गड़बड़ झाले के संकेत दिए कि इसमें हो सकते हैं, यहां तक कि मध्य प्रदेश के व्यापम की याद दिला दी उन्होंने। इस पर आप क्या कहेंगे संक्षेप में? देखिए, रणदीप जी का पक्ष रणदीप जी जाने, मैं यहाँ पर कांग्रेस का ना तो पक्ष रखने के लिए बैठा हूं, ना इसके ऊपर कोई टिप्पणी ठीक है, बेहतर है किसी कांग्रेस के नेता से पूछा जाए। धन्यवाद। जुड़े आप हमारे साथ। रविंद्र ढोल साहब, आपने कानूनी तौर पर बहुत सी बातें बताई हैं जो हमें समझ में भी आई है। इससे पहले कि बाकी मेहमानों के पास मैं जाऊं, एक बयान में रणदीप सुरजेवाला का सुनवा देता हूं, उसके बाद एक मेहमान हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जुड़ेंगे। सुरजेवाला ने यह भी कहा था कि सरकार को शायद हिंदी भाषा का भी ज्ञान नहीं है। कैसे कटाक्ष किया था एक बार सुन लेते हैं। उन्होंने एक और एग्जाम्पल इस एग्जाम को लेकर दिया था। एग्रीकल्चर लिखना नहीं आता। जब एचएसएससी कोई एग्रीकल्चर लिखना नहीं आता, उसको लिखते हैं अग्रीकल्चर। तो बच्चा जवाब सही कैसे देगा? इनको आवंटित लिखना नहीं आता, लिखते हैं आवंटित। तो बच्चा सवाल का जवाब कैसे देगा? इन्हें साइकिल लिखना नहीं आता, साइकिल की स्पेलिंग भी गलत है। इन्हें इंटरनेशनल लिखना नहीं आता, ये उसको भी गलत तरीके से लिखते हैं। और इस प्रकार की अनेकों त्रुटियां हैं। मैं पेपर आपको भेज रहा हूं। अगर इतनी गलतियां हैं, खट्टर साहब आपको, दुष्यंत चौटाला को, चेयरमैन एचएसएससी को जब हिंदी आती ही नहीं, तो बच्चे ये पेपर पास कैसे? हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान। आपकी स्क्रीन पर सभी मेहमानों को आप देख सकते हैं, परिचय में करवा चुका हूं। विद्यु रावल साहब, आपसे सवाल होगा, सत्ता में आप बैठे हैं, बीजेपी से कई सवाल विपक्ष कर रहा है, हिंदी भाषा आती नहीं है, एचएसएससी एग्जाम कैसे कंडक्ट करवा रहा है, यहां तक के सवाल सुरजेवाला उठा रहे हैं। आपने सुना रविंद्र ढोल साहब को भी, उन्होंने कहा कि कानूनी तरीके से भी पक्ष हमारा मजबूत है। ऐसे में सरकार डबल बेंच में गई। और आज इस पर हम चर्चा करें, 41 सवाल रिपीट हो जाते हैं। क्या आप ये सामान्य बात समझते हैं? प्रोफेसर साहब, आपसे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता, आप तो गुरु जी हैं। उन छात्रों का भविष्य क्या है, बता दीजिए। छात्रों का भविष्य हरियाणा के अंदर उज्जवल उसी दिन हो गया था जब भाजपा की सरकार बन गई थी। हमने आकर गरीब को नौकरी का अधिकार हरियाणा के अंदर दिलाया, जब पर्ची खर्ची सिस्टम से मुक्ति दिलाई। ये सब इससे पहले के जो आपके डिबेट के 20 मिनट हैं, ये पर्ची खर्ची वाले सब लोग रो रहे थे। और रो इसलिए रहे थे कि हाय गरीब का बच्चा क्यों पारदर्शी तरीके से योग्य और पात्र बच्चे जो हैं किस प्रकार से लग रहे हैं, और कोर्टों में इतनी बड़ी फौज खड़ी होती है। और अभी आपके पैनल पर एक सज्जन बैठे जो कल हमारे वाले जो वकील साहब हैं उनको इनकम्पिटेंट कह देते थे, तो हमारे वालों को इनके हिसाब से तो इनकम्पिटेंट है। और इतने बड़े वकील साहब जो कि डिबेट में नहीं आ पाए, लेकिन उनसे आपने विशेष लिया, इनके एक के बाद एक इतनी सारी पेटिशंस को फाड़कर फेंक चुका है कोर्ट। और कुछ पेटिशंस में आकर मेलाफाइड इंटेंशन का भी वो जो है इशारा कर चुका है। किस प्रकार से पर्ची खर्ची सिस्टम रो रहा है कि हाय गरीब का बच्चा कैसे मनोहर लाल सरकार में लग गया, हम तो पर्ची खर्ची करते थे। जिसके पास सिफारिश होती थी, जिसके पास सिफारिश की पर्ची होती थी, जिसकी जेब में खर्ची होती थी। अब क्योंकि आपने मेरे बोलने से पहले जो है आपने रणदीप सुरजेवाला जी का सरकार की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर ये आपने इतना लंबा बिना तथ्यों के इतना लंबा चलवा दिया, उसके ऊपर आऊंगा मैं, लेकिन पहले मुझे रणदीप सुरजेवाला जी का जवाब देने देना, फिर रविंद्र ढोल जी की एक एक बात की जो है करेंगे, छिछलेदार करेंगे। किस प्रकार से ये कहते हैं, जो व्यक्ति खुद जो है 2-2 चुनाव एक साल में हारने का नया रिकॉर्ड विधानसभा का बनाने वाला कहता है कि हिंदी नहीं बोलनी आती, और लगातार ये कुछ दिन सर टॉपिक पर बोलूंगा सर, ये गलत तरीका है। नहीं, आपको रणदीप सुरजेवाला का नहीं बयान दिखाना चाहिए था, तो मुझे अब बताना पड़ेगा, राजनीतिक जवाब राजनीतिक दूंगा। आपके कहने से आप मुझे टाइम देंगे तो मैं तथ्य भी दूंगा, लेकिन मुझे मेरे तरीके से उत्तर देने दीजिए प्लीज। उत्तर दीजिए, मुझे बताने दीजिए कि जिस व्यक्ति को सुने कौशिक साहब सुनिए प्लीज, बोलिए सर, बोलिए। आपको अच्छा, आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा जब मैं ये बताऊंगा उन छात्रों को अच्छा लगना राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो कुंभकर्ण योजना बना रहे थे। आपके छात्रों को तो अच्छा लग ही रहा है, तभी कोचिंग सेंटर में भीड़ है।
कोचिंग सेंटर की भीड़ बता देगी आपको छात्रों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लोक सफलता का मार्ग, ये आज तक राहुल गांधी को विश्वेश्वरैया नहीं बोलना सिखा पाए, और जो राहुल गांधी मोबाइल से पढ़कर कंडोलेंसेस लिख रहे थे, ये ऐसे ऐसे लोगों को आपने मुझसे पहले चलवा दिया। फिर तथ्य अब टॉपिक पर, नहीं ये गलत बात है, आपको औरों को बिल्कुल नहीं टोका, आप टॉपिक पर बात। मैं तो आया नहीं, औरों पर तो मैं गया ही नहीं सर, अभी दर्शक कर लेंगे, तभी मैं तो कह रहा टॉपिक पे बात क्या करता हूं। कमाल की बात ये हुई कि लगातार सर 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 सर, चलिए बोलिए, चलिए बोलिए, बहुत कुछ है आज अपने खजाने में, वेट कीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी क्या है बड़ी हैरत की बात है कि इन्होंने सिंगल बेंच की बात की, डबल बेंच की जो जिसने फैसला उलट दिया उसकी बात नहीं कही। और जिन आपने वकील साहब से बात की, बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन वो जो मैक्सिम बोलने चाह रहे थे, वो 99 क्रिमिनल्स मे गेट अवे बट नॉट 1 क्रिमिनल विल बी कन्विक्टेड वाले प्रिंसिपल पर कह रहे थे, और उसी प्रिंसिपल पर डबल बेंच ने आकर कहा कि ये जो है इसको गो अहेड हो। दूसरा, आपका सवाल जो रिपीट करने का मामला आपने बताया, जी। उसमें अभी एज लेटेस्ट है, मुझे नहीं पता इस पर क्यों इतना हु हल्ला हो रहा है, आपका हु हल्ला रुक जाएगा मेरी इस बात के बाद। अभी ज्यादा पुराना नहीं, 25/7/2023 को इसी हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने वरुण गिरधर एंड अदर्स जो पेटिशनर थे, जिनके वकील भी यही लोग थे, यही गिरोह, पर्ची खर्ची गिरोह, यही लोग थे, इनके मामले में बड़ा जबरदस्त जजमेंट दिया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें यह जजमेंट ही सुना दूं और डिबेट में कुछ रह ही नहीं जाएगा। किस प्रकार से इनके पेटिशनर के वकील ने खड़ा होकर कहा कि ऑन बीइंग आस्क्ड, जब पूछा गया, मैं पढ़ रहा हूं अब सीधा ही जो है उसी, थोड़ा संक्षेप में पढ़िएगा सर, बाकी मेहमानों के पास जाना है, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ऑन बीइंग आस्क्ड एज टू व्हाट प्रेजुडिस, सर आप ना बाकियों पर चले जाइए, पर प्लीज बड़ो बाकियों पर चले जाइए। अगर आपका बचा हुआ पार्ट बाकी अगली बार मैं जब आऊंगा आपके पास ले लूंगा, कोई दिक्कत बताने जा रहा हूं मैं, अगर आप कहें तो। नहीं, मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर देने जा रहा हूं, आप अगर मुझे अलाउ करें, मुझे अगला मेरा पार्ट खत्म कर दीजिएगा, ये सुन लीजिए एक बार। ऑन बीइंग आस्क्ड एज टू व्हाट प्रेजुडिस इज कॉज्ड टू द पिटिशनर, सीनियर लर्नड क्वेश्चन concedes that though it is the prerogative of the examiner to set the question papers, but still we smell foul। ये ऐसा उन्होंने कहा कि भाई इसका पैरोगेटिव तो एग्जामिनर है, हमें भी पता है, बाहर चाहे कुछ भी बोले, मीडिया में कुछ भी बोले, हमें भी पता है पैरोगेटिव एग्जामिनर का है। इसके मामले में कोर्ट ने क्या कहा, और बड़ा जबरदस्त कहा, पैराग्राफ नंबर 10 में कोर्ट कहता है, जबरदस्त हैविली क्रैक करता है, इन दिस रिगार्ड इट मे बी नोटिस दैट द कैंडिडेट्स कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू। को क्या पेपर में आएगा क्या नहीं आएगा नहीं, they are required to go through the syllabus and then appear in the examination. It is for the examiner to put the questions to the candidates as to adjust their capabilities. ये एग्जामिनर का पैरोगेटिव है। कोई हिंदुस्तान का लॉ ऐसा नहीं कहता कि भाई रिपीटेड क्वेश्चन आ गए तो क्या दिक्कत हो गई। ये तो केवल गरीब को क्यों नौकरी मिल रही है, ये पेट में दर्द ये है, ये पर्ची खर्ची सिस्टम चलाना चाहते हैं। पेट में दर्द किसके है क्या है हम जान लेते हैं, लेकिन फिलहाल आपके जो साथी हैं गठबंधन में सरकार जहां चल रही है, उस पार्टी के एक प्रवक्ता से भी मैं बातचीत कर लेता हूं। डिप्टी सारन साहब भी हमारे साथ जुड़े, उसके बाद विपक्ष पर मैं जाऊंगा। डिप्टी सारन साहब, जब सवाल पूछा गया दुष्यंत चौटाला साहब से, अब यूथ के लिए बहुत काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आपका दावा होता है। अब ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत करने की बात कही थी, ये बातचीत हो रही है सर, होगी बातचीत? कुछ गलत लगता है आपको इसमें या सामान्य है सब कुछ कि 41 सवाल आगे कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है? देखिए कमल, एक बात तो ये कि जो भर्ती परीक्षा का आयोजन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ये कमीशन एक तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट काम करती है, उसके अंदर कोई सरकार का सीधा दखल नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि जहाँ तक परीक्षाओं का जो पैटर्न है, जो तरीका है और पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें जो सुधार होने हैं, मैं मानता हूँ कि उसमें हमें ज़रूरत है कि हम उसको और ज़्यादा आधुनिक, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी की मदद से और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ऐसी बनाएं जिसमें लोगों को सहूलियत भी ज़्यादा हो और उसके अंदर जो दिक्कतें हैं या जो चीज़ें सुधारी जा सकती हैं वो सुधारी जाए। हमने देश के स्तर पर देखा कि कई बार बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, चाहे आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए आईआईटी जेईई होता है, मेडिकल कॉलेज के लिए नीट की परीक्षा होती है, आईआईएम्स में एमबीए करने के लिए कैट की परीक्षा होती है। वहाँ पर हमें इस तरीके की दिक्कत कभी देखने को नहीं मिलती कि कभी कोई रिपीटेड पिछले सालों के हिसाब से क्वेश्चन आ जाएं या फिर कोई और इस तरीके की सिलेबस से बाहर या वैसा कुछ चीज़ें उसके अंदर आ जाएं, वैसा वहाँ नहीं होता है। मैं ये तो मानता हूँ कि हमारे दोनों जो सर्विस कमीशन है, एचपीएससी और एचएसएससी,
दोनों में ही आधुनिक किए जाने की जरूरत है। और उसके अंदर चाहे वो सीक्रेसी के नाम पर या इस नाम पर कि बाहर के लोगों का दखल उसके अंदर नहीं होना चाहिए, उनको जानकारी नहीं होनी चाहिए अंदर की बातों के बारे में, क्योंकि अगर जानकारी होगी तो फिर लीक होने के भी चांसेस बढ़ेंगे। चाहे इन सब चीजों के नाम पर उसको हमने बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दिया हो, लेकिन वक्त की अब जरूरत है कि क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, हमें उसमें रिफॉर्म्स तो लाने चाहिए। अब उसको रिफॉर्म तो करना चाहिए, चाहे हम उसके लिए जो नेशनल एग्जामिनेशन एक एजेंसी बनाई है सरकार ने, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, चाहे हम उनकी मदद लें, चाहे CBSE की मदद लें, चाहे फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर UPSC जो परीक्षाएं कंडक्ट करता है वहां से कोई पैटर्न अडॉप्ट करें। इन चीजों में सुधार की तो जरूरत है, क्योंकि बात यह है कि जब लाखों युवा तैयारी करते हैं और एक माहौल बना है प्रदेश में पिछले 7-8 साल में कि लोग पढ़ लिख कर नौकरी पाना चाहते हैं, उनको इस बात का आत्मविश्वास बना है, भरोसा बना है कि पढ़ने लिखने वालों को भी नौकरी मिलती है और पढ़ने लिखने वालों को ही नौकरी मिलती है। उस वजह से वो बाकी अपनी दूसरी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई छोड़कर या कोई रोजगार छोड़कर फुल टाइम भी तैयारी करते हैं। अब अगर वो 6 महीने साल तैयारी करे और आखिरी में एग्जाम हो और एग्जाम होके कैंसिल हो जाए या फिर कुछ उसको कोर्ट का पचड़ा पड़ा रहे, तो वो उनके साथ अन्याय है। और उसमें भी जो दूसरी चीज है कि कई साल उसके अंदर चीजें लग जाती हैं, कई साल। ऐसा होता है कि 2017-18 की जो आवेदन निकला था वो 2023 में भी उसकी प्रोसेस चल ही रही है किसी न किसी कारण से। कई बार हमने देखा है कि 5-5, 6-6 साल चीजों में लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे सिस्टम में। चाहे उसके अंदर सरकार के साथी होकर भी ये कमी जो है उसे मान रहे हैं और सुधारा जा सकता है, रिफॉर्म होने चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं अक्सर ये चीज कहता हूं कि अगर हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें बुखार है तो कोई हमारा इलाज नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात की आपने। ये जग जाहिर है, सबको दिख रहा है कि यहाँ पर लाखों युवा परेशान हो रहे हैं, उनके मन में डाउट है, वो डाउट भी दूर करना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ रजत परिजा साहब भी जुड़े हुए हैं। रजत जी, आपको क्या लगता है कि जो HSSC काम कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है? बार बार दिक्कतें परेशानी तो आती हैं। ये 41 सवाल वाला तो आपको भी पूरा मसला मालूम है, कोर्ट में क्या हुआ ये मालूम है। आप क्या कहेंगे सर, INLT क्या कहती है इसे को लेकर? देखिए, एक तो भाजपा ये जो क्वेश्चन पेपर सेट करने की बात हो रही थी, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं जी, अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं और तीन बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, पैरोगेटिव। ये पैरोगेटिव पता नहीं कौन सी डिक्शनरी है। आपको नहीं कहते हैं पैरोगेटिव, पैरोगेटिव कोई शब्द ही नहीं है। पैरोगेटिव नहीं कहते हैं। अरे 3 बारी पैरोगेटिव, पैरोगेटिव है शब्द, पैरोगेटिव नहीं है ये। पैरो मत पैरो का शब्द, चलिए छोड़िए। आप ऐसा ही क्वेश्चन पेपर सेट करके हो गया। अरे बोलने दीजिए, इनके बीच में कोई नहीं बोला। 24,000 बच्चों ने पेपर, 24,000 बच्चे ऐसे थे। यार ये क्या दिक्कत है इस व्यक्ति को, पता नहीं क्या दिक्कत है। बोलिए बोलिए। अरे आप इनको टोकिए ना, ये टोक रहा हूँ, सुनिए, पैरोगेटिव है या पैरोगेटिव है? पैरोगेटिव है भैया। अरे भाई साहब सुन लीजिए, आप प्रोफेसर है, पढ़े लिखे आदमी, आप क्यों ऐसा गवारों की तरह बिहेव करते हैं? सुनिए, देखिए 24,000 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एक पेपर पहले देख लिया। आप गवारों के साथ करते अरे आप अरे यार फिर आप शुरू हो गए। आप प्रोफेसर है, सम्मानित है, बहुत बड़े श्री बोलिए। अब सुन लीजिए, 24,000 बच्चे ऐसे हैं कौशिक जी, आपसे सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अरे मानुभाव, अरे कोई सर्टिफिकेशन, कोई अरे भैया सुन तो लो, बीच में क्यों टोक रहे हो आप? पता नहीं क्या हर एक आप मेरे बारे में कुछ मत बोला कीजिए। ठीक है, चेयर लीडर हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलता आपके बारे में। अरे भैया पता नहीं भाजपा कहाँ छुपा के रखा था आपको, मुझे समझ नहीं आया। पहले खड़े होकर रंग बिरंगे तालियां बजाते वही काम आप छुपे भाजपा को, मतलब मैं सोचता हूँ इतने आपको कहाँ अभी तक छुपा के रखा हुआ था? बहुत दिनों से जनता के सामने क्यों नहीं लेके आए थे? सुनिए अब आप देखिए, 24,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन पहले एक पेपर देख चुके हैं। उनको क्या उनको दोबारा से चेंज करवाना पड़ेगा? राहुल जी प्लीज सर, प्लीज। 24,000 बच्चों ने एक पेपर एक दिन पहले देखा और उनको क्या अनड्यू बेनिफिट नहीं था जो उन्होंने पेपर अगले दिन भी उनको सेम जो पहले देख चुके हैं जी। और ये 25 करोड़ तो HPSC सीक्रेसी पे खर्चती है जी। उसके बाद HCS में 5 करोड़ सेट हो जाता है रेट, 350 लाख रुपया मिलता है HPSC के दफ्तर के अंदर। उसके बाद एक रेवेन्यू क्लर्क है राहुल, वो कहता है फिंगरप्रिंट मैच करने का भी जुगाड़ है। एक है OMR शीट्स को दोबारा स्कैन करने का भी जुगाड़ है। उसके बाद जो
QR कोड है उसको भी स्कैन करने का जुगाड़ है। इतनी टेक्निकल जुगाड़ है कि आप ये मानिए कि 1-1 करोड़ रुपए में आंसर की बिकती है। 20-20, 25-25 लाख के ब्लैंक चेक लिए जा रहे हैं। ये बिना अलमारी को पीछे से काटने का जुगाड़ है या नहीं है? पंडित साहब ये बताइए ना, कौमी तथ्य के आधार पर कह रहे कोई सबूत है आपके पास? अरे सब न्यूज़पेपर में है सर, ये एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, पब्लिक डोमेन में है। मैं तो हाउस में मानते नहीं है कई बार। अलमारी पीछे से काटे बैठे भाई, इनके पास सारे सबूत होंगे। ये सारे किस प्रकार से सारे उपाय इनके पास, सारे फॉर्मूले हैं। अलमारी को पीछे से काटे बैठे हैं पहले। उसका जवाब ले लो। उसको वो भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज काटा था ना अलमारी को। वो भर्ती आज भी वो भर्ती सही है काटने में। अरे ज्ञानी व्यक्ति, वो भर्ती आज भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। अरे उस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। विधु रावल सुनो, अब आप जिन बच्चों ने फीस दी उनको मेंटल हरासमेंट नहीं हुई। कहीं कहीं पेपर का सेंटर बना, कहीं कहीं पेपर देने, मैं सहमत हूँ इस बात से, कहीं कहीं पेपर देने आए। मैं सहमत हूँ इस बात से। अगर किसी को मेंटली हरासमेंट हुई है वो गलत है। ये बिल्कुल देखो, इतने घंटों का सफर तय करके कोई एग्जाम देने आता है, उसे मालूम होता है कि कल तो एग्जाम नहीं है, मेरे समय में व्यक्ति बोलेगा तो देखिए राहुल जी, जनता तक बात नहीं पहुंच पाएगी। मैं सारी जनता, पंडित साहब थोड़े संक्षेप में एक एक करके मैं सबके पास आ जाऊं, उसके बाद फिर हम अच्छे से बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए आप पेपर जा रहा है, रोल नंबर कब अपलोड हुए? सुबह 6 बजे तक बच्चों के सिर्फ रोल नंबर अपलोड हुए और एडमिट कार्ड भी नहीं डाउनलोड कर पाए बच्चे। ये किसकी गलती है? अगर बच्चा किसी इनकी वजह से, अगर इनके कोई लूप होल्स हैं या ये कोई गलत वो कह रहे हैं कि एक फौज खड़ी कर दी गई है वकीलों की सरकार के खिलाफ। जब भी भर्ती आती है, नौकरी की बात आती है, वहां खड़े हो जाते हैं, जाकर पिटीशन दायर कर देते हैं, याचिका दायर कर देते हैं, ले आते हैं छात्रों को। कौशिक जी, क्या ये वैसे तो इन्होंने वर्ड इनकॉम्पिटेंट वर्ड भी इम नहीं होता, वो इनकॉम्पिटेंट होता है। ये तो मुझे कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं। देखिए अगर जज है, अगर माननीय जज है, अरे भैया इसको क्या आवाज ही कट गई उनकी, बताओ टेक्निकल दिक्कत आ रही। ये तो दिक्कत कह रहे थे बोलने तो दो। आप इतने पढ़े लिखे आदमी, ज्ञानी व्यक्ति हो, हम सबसे ज्ञानी हो। मैं तो सच में बोल रहा हूं, पता नहीं कहां छुपा रखा था आपको भाजपा ने। आप सुनिए अब आप अरे आप सुन तो लीजिए गुरुजी, आपको लगता है किसी विद्यार्थी ने कभी कंबल भेंट नहीं किया? कभी कंबल भेंट नहीं किया आपको आदर सम्मान में? आप सुनिए, आप सुन लिए, आप अरे सुन ही नहीं सकता ये व्यक्ति। एक तो कमी में ये है। पंडित साहब जल्दी पूरी कीजिए सर, मैं हमारे बोलने के पास भी जाना। अब आप इनसे ये पूछिए कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर ठीक है, आपने जो वेरिफिकेशन नहीं करी, मेरिट लिस्ट जो आपकी क्वेश्चन हुई 4 तारीख को, वेरिफिकेशन नहीं करी, ये सबसे बड़ा एक टॉपिक। जो मार्क्स गलत लगने थे, जो सही मार्क्स थे वो उन्होंने नहीं लगाए। ठीक है। और इसके अंदर एक चीज, 2-3 चीजें होती है, मैं आपको बता दूं। इसके अंदर एक्स सर्विसमैन के मार्क्स होते हैं, इसके अंदर इकोनॉमिक बैकवर्ड वाले क्लास होते हैं। ठीक है। और कई जर्नल वाले जो हैं उसमें इनकी मार्क्स ही इन्होंने कोर्ट में खुद कबूल किया है। ठीक है, एक पॉइंट समझ गया मैं। हम इसे ठीक नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। समझ गया। अब मुझे आगे जाने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मनवीर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैं जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड के पास भी जाऊंगा। मनवीर जी, आम आदमी पार्टी कई बार सवाल उठाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर कहा जाता है कि मुद्दों की समझ कम और बातें ही ज्यादा है। ऐसे में आपको समझ आया ये पूरा टॉपिक? देखिए जी, जिनमें जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनमें खुद नासमझी है। जैसे हरियाणा की सत्ता पर एक नाकाबिल मुख्यमंत्री 87 ने, ऐसे ही उन्होंने ऐसे विभागों में जो कर्मचारी चयन आयोग है उनके विभागों में ऐसे ही नाकाबिल लोगों को बनाया हुआ जो ऐसे प्रश्न पत्र सेट करते और ऐसी परीक्षाएं कर लेते हैं जो कि या तो कोर्ट में चैलेंज हो जाती है या फिर इस तरीके की होती है, जिनको ऐसे परीक्षा पत्र सेट होते हैं जिनको हिंदी भी लिखनी नहीं आती। हिंदी में भी जिसको साइकिल लिखना नहीं आता, नब छोड़ लिखना नहीं आता, सोलर लिखना नहीं आता, उपरोक्त लिखना नहीं आता, ऐसे जो बेसिक शब्द है वो लिखने भी नहीं आते। इसके साथ ही अभी मैं बयान सुन रहा था कि वो सरकार अब इस जो पेपर हुआ है इसके विषय में कानूनी राय ले रही है। वो कानूनी राय इसलिए नहीं ले रही है, वो कानूनी राय इसलिए ले रही है कि उन्होंने जो इलीगल काम किया है, ये जो पेपर लीक करके अपने लोगों को पेपर लीक कैसे कह सकते हैं आप? ये एक नई तरह की मॉडस ऑपरेंडी है जी, जो सेम इस तरीके से ऐसे ही HPSC में भी इन्होंने 38 सवाल रिपीट किए थे, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे 41 सवाल रिपीट किए हैं। आप एक बात समझिए कि कोई भी एग्जामिनर 2 पेपर सेट नहीं करता है, एक एग्जामिनर 1 पेपर सेट करता है। जिसने 56 नंबर का सेट किया वो 57 सेट नहीं कर सकता, जिसने 57 किया 56 नहीं कर सकता। और हर एक पेपर को
के 4 सेट बनाए जाते हैं। आप ये बताइए ये क्या संयोग था कि दोनों पेपर में 41 सवाल है और जो अलग अलग सेट किए फिर भी उनमें 41 सवाल मैच होते हैं। आप ये एक तरीका है, नया मॉडल ऑपरेंडी बीजेपी ने किया। बीजेपी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये पेपर लीक कांड के बाद आप इसे पेपर लीक मान रहे हैं? आम आदमी पार्टी से पेपर लीक मानती है? बिल्कुल, ये एक नया मॉडल ऑपरेंडी है जो अपने लोगों को भर्ती कराने के लिए सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लूंगा। उसके बाद ठीक है, अटैची कांड आया, मैं ले लूंगा। उसके बाद इन्होंने एक नया फैसला, नई तरकीब निकाली है कि कैसे भर्ती को। आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र चौधरी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पूरा मामला आपने कवर किया है, कवरेज किया आपने, इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? जो छात्र आपसे मिले उनका कंसर्न क्या था, उनकी चिंताएं क्या थी, और आज जब ये टॉपिक आ गया हमारे सामने कि सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए एक एग्जाम में, उसके बाद अब आगे क्या और इससे पहले क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा संक्षेप में अगर आप बता दें, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आपके मन में सवाल क्या है, क्या सवाल उठ रहे हैं, वो आप बताइए। कमल, देखिए, जब भी कभी कोई छात्र कोई भी परीक्षा देता है जिसके लिए लंबे समय तक तैयारी की हो, क्योंकि जून माह के अंदर जो है ये परीक्षा स्थगित हुई थी, उसके बाद जुलाई में स्थगित हुई थी, और उसके बाद हमने देखा कि कोर्ट के जरिए जो है एक दिन की परीक्षा रद्द होकर के, स्थगित होकर के सोमवार को जो है ग्रुप कि हमने ग्रुप 56 की जो परीक्षा है वो होते हुए देखी है जी। और जो आपने छात्र की मनोस्थिति के बारे में पूछा, हमने बिल्कुल कुछ जो इस तरीके के अभ्यर्थी थे उनसे बात की जो लगातार इसको लेकर के तैयारी कर रहे थे। एक परीक्षा देने के बाद जो बोझ उस परीक्षा को देने के बाद हटता है, छात्र अभी भी उसी बोझ में हैं, क्योंकि उनके मन के जो सवाल हैं उन्हें अभी भी ये जानकारी नहीं है कि, क्योंकि लीगल ओपिनियन अगर लिया जा रहा है तो वो ओपिनियन किस तरफ होगा, ये उनके ऊपर एक मानसिक प्रेशर के तौर पर है। अगर परीक्षा दोबारा से कराने की बात या कैंसिल कराने की बात होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में छात्रों की जो मनोस्थिति है वो नकारात्मक इस वक्त बनी हुई है, और उनका यही जो सवाल है वो बार बार बना हुआ है कि आखिर परीक्षा को लेकर के क्या होने वाला है। 19 और 20 अगस्त को भी शेड्यूल जारी किया गया था, उसके बारे में भी जो छात्र है वो पूछ रहे हैं कि सीईटी की परीक्षा का क्या होने वाला है। लेकिन अभी जो राहत मिली थी वो केवल ग्रुप 57 और ग्रुप 56 की परीक्षा को लेकर के कोर्ट से मिली थी। तो ऐसी स्थिति में ये भी स्पष्ट ही माना जाए कि 19 और 20 तारीख को भी जो परीक्षा होने को लेकर के बात भोपाल सिंह खत्री ने खबरें अभी तक पर कही थी, ऐसी स्थिति में वह भी संशय में है और उसको लेकर के भी लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है। तो ऐसी ये बड़ी जानकारी आपने दी थी पहले भी, थोड़ा सा बताएंगे ये और एक जानकारी आ गई क्या 19 और 20 अगस्त को होने वाले एग्जाम के बारे में अभी भी असमंजस की स्थिति है? देखिए, बिल्कुल असमंजस की स्थिति है, क्योंकि 12 ग्रुपों का जो एग्जाम है वो 19 और 20 अगस्त को होना था, और ऐसी स्थिति में लीगल ओपिनियन इसको लेकर के भी वाजिब सी बात है कि लिया जा रहा होगा। और जो परीक्षार्थी लगातार उस आने वाली परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, जहां उनके मन के अंदर कई सवाल हैं, कई मानसिक प्रेशर इस बात का है कि आखिर वो तैयारी में अपनी रफ्तार है, जो रिवीजन है वो किस तरीके से रखें। और दूसरी तरफ मीडिया में और अखबारों में जो सुर्खियां लगातार छप रही हैं उन पर भी उनकी नजर है, यानी दूसरी तरफ भी वे देख रहे हैं कि किस तरीके से अपनी तैयारी जो है वो करनी है। तो सीधे तौर से जो एक परीक्षा देने के बाद बोझ हटता है, उस बोझ में छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है वो अभी भी उसी प्रकार से बने हुए हैं। ठीक है, अब मैं इस डिबेट को थोड़ा रफ्तार से आगे बढ़ाऊंगा, समय की कमी है, किसी का काउंटर क्वेश्चन है जरूर आप उंगली उठा सकते हैं, मैं जरूर आऊंगा, और कोई भी मेहमान बुरा मत माने क्योंकि चर्चा तभी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती है। विद्यु रावल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? खूब अच्छे से जी, आप फोन लाइन पर हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। विद्यु रावल जी, आपने सुना जेजेपी की तरफ से भी कहा गया, दीप्तम सारन साहब कह रहे हैं कि मैं तो मानता हूं कि रिफॉर्म की जरूरत है और इसमें कोई गलत भी बात नहीं है। आप मानते हैं कि जो बुखार चढ़ा हुआ है एचएसएससी को, उसके उतारने का इलाज है अभी आपके पास, या बुखार चढ़ा नहीं हुआ, ये मानते हैं आप? एचएसएससी को कोई बुखार नहीं चढ़ा हुआ। एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जो है, जो कमीशन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इट इज द बेस्ट इन द बिजनेस। सारे देश के सबसे बेहतरीन जो आयोग हैं उनमें से एक है ये। किस प्रकार से कोई भी आज तक कोर्ट की कोई एक एडवर्स टिप्पणी अगर कभी आई हो तो बताएं। इतनी बड़ी फौज खड़ा होना और उनको इतना बड़ा बाहर से बैकअप मिलना, जो चीयर लीडर जो है यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर यहाँ पर बोलते हैं, इसके बावजूद एक बार कोर्ट ने इन पर कभी मंशा पर सवाल नहीं खड़े किए। जबकि हमसे पिछले वाला आयोग के बारे में कोर्ट ने कहा था, और मैं कोर्ट के वर्ड्स कोट कर रहा हूं सिर्फ क्योंकि थोड़ा समय दिया आपने, वन मैन शो कहा था, वन मैन शो कहा था पिछले आयोग को।
पिछले आयोग को कहा था लाला की दुकान। ये दो वर्ड, ठीक है। दो फ्रेजेस मैंने किए। क्या ये नहीं कहा था? अब हमारे इस चयन भर्ती आयोग को, ठीक है, लेकिन जेजेपी को ऐसा क्यों लगता है? मैं आज की बात कर लूंगा, क्योंकि आज छात्रों को बहुत उम्मीद है आपसे, आप सत्ता पक्ष से हैं और आप सोच सकते हैं, आप इस बात पर सहमत होंगे क्योंकि आप खुद प्रोफेसर हैं, कि वो बच्चा जो पढ़ाई करता है दिन रात सर, वो बच्चा जो इतने घंटों का सफर तय करके पंचकुला तक आता है या कहीं और जाता है सेंटर पर, उसे मालूम नहीं होता अगला कल एग्जाम होगा नहीं होगा, उसे मालूम नहीं होता रिजल्ट कब आएगा, उसे मालूम नहीं है परीक्षा रद्द होगी कि ये जो मैंने एग्जाम दिया है किसमें मैं आगे रिजल्ट देख पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। आप सोच रहे ना, आप समझ रहे ना कि क्या चल रहा है। तो रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है जेडीपी की, तो ऐसा लगता है आप मानने को तैयार नहीं है कि सुधार की जरूरत नहीं है हमें। सुनिए, देखिए, सुधार एक सतत प्रक्रिया है, सुधार की हमेशा आवश्यकता रहेगी। ठीक है, हमेशा जिस दिन सुधार करना बंद कर देंगे उस दिन जो है प्रक्रियाएं खराब हो जाएंगी, बासी हो जाता है पानी खड़ा हुआ भी। ठीक है। सुधार तो प्रतिदिन आवश्यकता है। लेकिन आपका जो दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है वो ये है जी, अभ्यर्थियों को विश्वास है तभी दे आर कमिंग इन लार्ज नंबर्स, तभी कोचिंग सेंटर में भीड़ भरी हुई है। कोचिंग सेंटर में भीड़ पहले क्यों नहीं थी? आप इस बात का क्यों नहीं विवेचना करते? क्योंकि अभ्यर्थियों को पता है, पहले बहुत सारा युवा जो क्राइम में जा रहा था वो क्राइम में न जाकर आज जो है उसको पता है सफलता का मार्ग कोचिंग सेंटर से निकलता है। कांग्रेस और दलों के भीड़ तो वहां भी दिखती है जो छोटी सी पोस्ट के लिए आवेदन होता है और इतनी भीड़ लग जाती है वहां पर। तो उस कारण से उसका कमल कौशिक भी एक बेरोजगारी कहते इतनी ज्यादा। आपने देखिए उनका कहना कि सुधार होना बड़ा आवश्यक है, सुधार तो होना ही चाहिए, हमेशा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन ये आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नहीं, बिल्कुल यहाँ पर मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी समझते हैं सर हमारी। वो ये कि अभी 19 तारीख को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ठीक है। अब आज इसके बाद क्या मैसेज जाएगा? ये खदरी साहब से हमने जब सवाल का जवाब लिया था, उन्होंने कहा था सर हमने कुछ नहीं कहा। कभी आप समझ रहे हैं उस बात को? जो चेयरमैन साहब ने ये कहा था। अभी लीगल राय ली जा रही है। लीगल राय लेना एक प्रश्न है, लेकिन लोगों को हतोत्साहित मत करना है। देखिए, ये एक फौज है जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो फौज बिल्कुल नहीं चाहती कि गरीब खबर भी ना दिखाएं। वो फौज जब रात को ये लग रहा था कि सरकार क्या करेगी, सिंगल बेंच का फैसला आ गया, डबल बेंच में आप जा रहे हैं, असमंजस की स्थिति उस दौरान थी। उस दौरान आपने कहा सरकार का कोई नुमाइंदा सामने आकर ये बोल रहा था क्या कि एग्जाम कब होगा? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए आप। कमल जी, कुछ लोग तो कोर्ट का दरवाजा 2-2 बजे इसलिए खटखटाते थे कि मुंबई बम के ब्लास्ट के आरोपी को बचा दिए। हम गए थे, हम भी गए, हम डबल बेंच में गए। आप जाएं। के युवा का सर कमल कौशिक जी, ये बड़ा गलत है। आप जाएं। मेरा कोई सेंटेंस पूरा नहीं होने देते, ये गलत बात है। आपके सेंटेंस तो सुन रहे हैं ना, प्लीज मेरा सेंटेंस। हम गए डबल बेंच में ये सुनिश्चित करने की हरियाणा के युवा का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो और इन पर्ची खर्ची गिरोह से सुरक्षित हो, जो कोर्टों के अंदर भी खड़े हो रहे हैं। आज कोर्टों के अंदर एक रैकेट चल रहा है और इसका कोर्टों ने भी इशारा किया है कि सिंगल बेंच का फैसला क्या था, बताएंगे आप? अभ्यर्थियों का समय खराब किया जा रहा है, इसका इशारा। सिंगल बेंच का फैसला क्या था? डबल बेंच ने इस बात को माना कि सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया पर हमने जैसे विडो, फादरलेस, नो जॉब इन द फैमिली और जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उन्हें दिया है, उसकी विवेचना करने के लिए अगर शपथ पत्र अगर ले लेते हैं अभ्यर्थियों से तो ठीक है। हमने कोर्ट को बताया कि 2,68,000 से अधिक जो क्लेम्ड लोग थे उनमें से 41,875 जो है से ज्यादा जो है युवा, ठीक है। मैं विड्रॉ कर चुके हैं। समय की कमी इसलिए रोक रहा हूं आपको यहीं पर, माफ कीजिएगा। मेरे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एक एक करके दोबारा उनके पास जाता हूं वरना कहेंगे समय नहीं दिया। दीपकमल जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि रिफॉर्म्स की जरूरत है और आपने इस बात को माना, इसके लिए बधाई भी, क्योंकि ऐसे नेता अगर होंगे, प्रवक्ता होंगे तो हम कहेंगे कि कम से कम सुधार तो होगा, उम्मीद तो होगी। अब सुधार क्या होने चाहिए सर? कमी क्या है हमारे यहाँ? क्या दिक्कत परेशानी आ रही है कि छात्र इतने परेशान? देखिए, 2-3 चीजें हैं कमल। एक तो है कि जो आवेदन के लिए या नौकरी जब निकाली जाती है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या हो और उस एलिजिबिलिटी या जो पूरी प्रोसेस है उसके अंदर किसी को कोई ऑप्शन ना मिले, किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। जैसे मुझे एक बात ध्यान है कि एक नौकरी निकली थी टीजीटी के लिए इंग्लिश की, और उसमें लिखा था कि इंग्लिश चाहिए, और इंग्लिश 2 तरीके से होती है, इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर। वो उसके अंदर लिखा नहीं। बाद में जब दोनों तरीके के इंग्लिश करने वालों ने फॉर्म भर दिए तो बाद में कहा कि हमें तो इंग्लिश इलेक्टिव ही चाहिए। कोर वालों ने भी भर दिए थे, बाद में फिर वो कोर्ट में गए कि हमारे वाले को भी एक्सेप्ट कराओ या वो चीजें करवाओ। एक तो दिक्कत है इस तरीके की, जो कि पूरे प्रोसेस का ही एक पार्ट है जिसके अंदर एक एक चीज को छानना चाहिए। ओके। दूसरा एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि जब चीजों को ऑनलाइन किया गया है फिजिकल सिस्टम से, तो ऑनलाइन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई, पोर्टल की वजह से। मैं आपके सामने
एक दैनिक ट्रिब्यून की एक खबर दिखाना चाहता हूं, अगर आपके दर्शक देख सके इसको, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये खबर है 21 जुलाई 2016 की, आज से 6-7 साल पहले। उस वक्त 400 अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन निकले थे और उसमें 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का वक्त था आवेदन का। 21 जुलाई की खबर है, 21 दिन बीत चुके थे आवेदन भरने का वक्त जो था उसमें। 21 दिन तक खबर की हेडलाइन है, वेबसाइट बनाना भूल गए, आवेदन मांग ली ऑनलाइन। आवेदन मांगे गए थे ऑनलाइन और 21 दिन बनाना भूल गए। 1 महीने में से 21 दिन बीत चुके थे, तब तक वेबसाइट नहीं बनी थी। कमाल। वेबसाइट जब खोलो तब लिखा हुआ आता था न्यू वेबसाइट कमिंग सून। ओके। ये दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, गुरविंदर मितवा जी की गुहला से लगी हुई, कैथल से लगी। जी। और इसी दौरान ये चीज जो मेरे सामने आई थी कि HSSC चाहता क्या है कि जो 10वीं पास होकर पियून लगना चाहे, चपड़ासी लगना चाहे, 12वीं पास होकर क्लर्क लगना चाहे या कोई भी बड़े पद पर जाना चाहे, वो तो ऑनलाइन आवेदन करे। लेकिन जो HSSC में 11 मेंबर हैं वो फिजिकल अप्लाई करे। ठीक है। हम उन मेंबर्स को इस लायक नहीं समझते कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर ले। ओके। और 2016 की इस वेबसाइट में, ये खबर में ये भी लिखा हुआ है कि HSSC की वेबसाइट पर कोई HSSC का ईमेल भी नहीं दिया गया। अच्छा। तो ये जो एक हमने अपने आप को चीजों को कन्वर्ट किया। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं, थोड़ा जल्दी सर, एक बात कहता हूं, समय की कमी। सिक्रेसी के नाम पर और चीजों को गोपनीय रखने के नाम पर हमारे जो दोनों पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो हरियाणा सरकार का अगर पूरा तंत्र है उसमें सबसे पिछड़े हुए हैं। अच्छा। सबसे कम आधुनिक अगर कोई हिस्सा है हरियाणा सरकार का तो वो दोनों ये संस्थाएं हैं। हमें इनको उतनी तेजी से आधुनिक करने के लिए कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई परमिशन, कोई ना कोई सिस्टम में मैकेनिज्म तैयार करना होगा, क्योंकि वो गोपनीय काम है। वहां पर आप इतनी आसानी से नहीं एकदम से सारी चीजों को कंप्यूटराइज और डिजिटाइज कर सकते या ओपन कर सकते सबके लिए। बड़ा तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पीछे रह गए हैं। जी जी, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। रजत पंजिटा साहब, आपको लगता है कि टेक्निकल दिक्कतें आ गई हैं और ये दूर कर ली जाएंगी, और ये आप कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम? नहीं, कितनी बारी करेंगे, कोई ये पहली बारी तो है नहीं ना। और लाखों बच्चे हैं, मतलब आप जो सीटी के लिए अप्लाई करते हैं, 11,22,000 तो ये पिछले ये जो आवेदन थे ये आ चुके थे। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये कोचिंग सेंटर के बाहर ही भीड़ लगा के रखेंगे क्या? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हरियाणा में है, CMI की रिपोर्ट के हिसाब से भी, और वैसे भी तो मानते नहीं है वो। अगर लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और आप इनसे एक मानुभाव से एक बात पूछिए, आपकी ग्रुप 56 में 60 अलग अलग पोस्ट है, सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, सबके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है, कईयों के लिए है, कईयों के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। और सबके लिए कट ऑफ सेम है। मतलब कमाल की बात है, मतलब कट ऑफ सेम है। और ये कहते हैं कि इन्होंने एक क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले देख लिया, वो सारा क्वेश्चन पेपर जो बच्चे 24,000 बच्चों ने वो अगले दिन सेम क्वेश्चन पेपर देखा हुआ अटेम्प्ट किया, और ये कह रहे हैं कि कुछ भी बात नहीं है तो आराम से। मतलब क्या जनता को बता रहे हो आप लोग? जी जी, किस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो? आपको भी लगता है कि ये, जैसे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, पेपर लीक जैसी बात है, कुछ नायाब तरीका है, कुछ सुरजेवाला कह रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? पेपर लीक थोड़ी ना है, एक एक को बताना पड़ेगा। जो चाहते हैं सबको ये बता दो यार कल वाला पेपर कर लियो, अच्छा, या फलाने दिन वाला पेपर कर लियो, तू पास है। अच्छा। लगभग 45 के आसपास क्वेश्चन है। ये कोई आपको मैं पहली बार ये वाला जो लीक वाला बात बता रहा हूँ, ये पहली बार पहनने वाले लोगों की भी कोई भूमिका लगती है आपको? अरे ये पहले भी हुआ था। भूमिका क्या है, तो सारा कुछ इनका, ये कहते हैं ना दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है, ये दाल ही काली है। ओके, ये तो सारा टैची सिस्टम चल गया, यहाँ पे पर्ची खर्ची भूल गई है। ठीक है सर। पंजिटा साहब, मुझे आगे बढ़ना होगा। मनवीर जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा इस पर। मनवीर जी। कमल जी, मेरी पूरी डिबेट में मुझे बड़ी आवाज की दिक्कत आई है। बिल्कुल सर, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत है, वो पोर्टल में आ रही है HSSC के, मैसेज भी किया है, तो प्लीज इसको दुरुस्त कराए। और आज मुझे समय भी नहीं दिया गया। देखिए, ये एक पूरा मॉडस ऑपरेंडी है जो सरकार ने नया इजाद किया है। पेपर लीक और अटैची कांड इनका फेल होने के बाद और उसमें ये पकड़े जाने के बाद ये एक नया तरीका है। इसके साथ ही विदुर रावल जी ने कहा कि HSSC बेस्ट इन बिजनेस, इन्होंने खुद कहा, इनके शब्द हैं कि बेस्ट इन बिजनेस। ये भर्ती नहीं है, ये इनका बिजनेस है, इन्होंने बिजनेस मतलब काम भी होता है सर, काम भी तो होता है।
सर वो बिजनेस नहीं, इनकी सेंस वही थी जो अच्छा, वही बिजनेस की सेंस सेंस सब लोग समझ रहे, जनता समझ रही। इसके साथ ये कह रहे कि कोचिंग सेंटरों पे भीड़ लगी हुई है, बच्चे भीड़, वो भीड़ आपकी वजह से नहीं है, वो बेरोजगारी जो आपने पैदा कर दी है उसकी वजह से है। और जो पीएचडी धारी जो है, डिग्रीधारी व्यक्ति है, वो भी आज चपरासी के लिए दर दर भटक रहा है। आप उसको पेपर पे पेपर उसके चक्कर कटा रहे पूरे हरियाणा में। उसकी वो कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी नहीं बांटते, हम छात्रों को मजबूती देते हैं और उनके पैरों पर खड़ा करवाते हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। रैकेट कोचिंग सेंटर वालों का रैकेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कोचिंग सेंटर वालों का रैकेट है ये अपने मित्रों को गज्जक देते हैं, पूरी की पूरी गज्जक देते हैं मित्रों को। अच्छा। चौथी पास राजा, उसके सारे सरकार चलाने वाले चौथी पास, ठीक है। उनका कर्मचारी बोर्ड चौथी पास, ठीक है। उनको हिंदी तक लिखनी नहीं आती, और ये लोग रोजगार देने की बात कैसे कर मनवीर जी, सकते आप हैं? नाराज तो कैसे होंगे, लेकिन रोजगार समय की दे आज सकते मेरे पास बहुत कमी है। अगली बार बैठेंगे तो आपको समय में भरपूर दूंगा, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। जितेंद्र, संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में थोड़ा कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, बिल्कुल कमल, यहाँ पर ये जरूरी था कि हम तमाम जो यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के जो लोग बैठे हैं, अगर इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते कि उन तमाम जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्हें अपने परिवार का बच्चा मान करके उनका इस पूरे प्रोसेस को देखते हुए, इसमें जो भी चीजें हैं, डिटेल में अगर जाएंगे तो इससे भी ज्यादा समय लग जाएगा, उनका क्या कंक्लूजन है इसको लेकर के, परीक्षा जो चल रही है, जिस प्रोसेस से हो रही है, रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और वे इस पर क्या अपनी फाइनल तौर पर टिप्पणी देते हैं, ये जरूरी है उन छात्रों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो जितेंद्र, आप भी मानते हैं, दीप कमल जी ने जैसे कहा कि अभी टेक्निकली बहुत आगे जाना है और जो पोर्टल की दिक्कत है, बाकी वेबसाइट्स की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो आप मानते हैं बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि करीब करीब इसके अंदर, जैसा कि रजत पंजेटा भी बता रहे थे, ये करीब करीब 69,000 जो है कुल मिलाकर के दोनों दिन बैठने वाले जो अभ्यर्थी थे, जिनमें से 27,000 जो है ऐसे अभ्यर्थी थे जो दोनों दिन बैठे हैं। और ऐसी स्थिति में जो बाकी बचे हुए जो अभ्यर्थी है, वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जो मेरिट है उसमें उनका नाम आना जो है वो कितना मुश्किल है, और ऐसी स्थिति में क्या कंक्लूजन होगा, ये जरूर कमल यहाँ पर सिस्टम की खामी है ये, जितेंद्र, सिस्टम की खामी है। देखिए, बिल्कुल इसके अंदर कहीं कमियां जो है वो सीधे तौर पर रही है, तभी बार बार मौके भी दिए गए उन्हें सुधारने के लिए। एचएसएससी की तरफ से पोर्टल खोला गया, कभी सोशल इकोनॉमिक के जो मार्क्स जिसने गलत लिए हैं उन्हें सरेंडर करने को लेकर के, कभी उसकी त्रुटियों को ठीक करने को लेकर के, कई बार जो है फॉर्म भरने के बाद भी जो पोर्टल है उस पर जितेंद्र, ये जो है सहूलियत दी गई। जी जी, दीप कमल जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा, बस इसलिए ये मजाक सा नहीं हो रहा छात्रों के साथ कई बार? देखिए, मैं दो पहलू हैं इसके अंदर। सिस्टम में डेफिनेटली सुधार की जरूरत है, पूरी प्रोसेस के अंदर हमें चीजों को और बेटर और उसको रिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ मैं ये बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि इसके पीछे चाहे एचएसएससी हो या सरकार हो, कि उसकी नियत का कोई इरादा नहीं है इसके अंदर। ना चीजों को डिले करने का, कि नौकरियां लटकी रहे, लोगों को नौकरी ना देने पड़े, ऐसा किसी का कोई इरादा नहीं है। सरकार नौकरी देना चाहती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी नौकरी देना चाहता है, और ना ही कहीं पे इस पूरे प्रोसेस में ये जो पेपर लीक की बात करते हैं लोग, वो क्या वो उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? पेपर लीक करना तरीका ये वो नहीं। और कोई ये कहता है कि कुछ कैंडिडेट्स को फायदा देना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना कमीशन को, ना सरकार में किसी को ये पता था कि अगले दिन कौन से सवाल आने वाले हैं, कितने रिपीट आने वाले हैं। जब पता ही नहीं होगा तो हम किसी कैंडिडेट को कैसे कहेंगे कि रिपीट आने वाले हैं? अगर हम ऐसा कहेंगे और ऐसा नहीं हुआ तो अगला तो उसका तो डबल नुकसान हो जाएगा। बच्चे जो ठगे महसूस किए गए, उनसे फीसली उनकी तैयारी थी, गलत बात है, बैकडोर एंट्री है, बिल्कुल बैकडोर एंट्री है। अगर उसके बेसिस मैं पर कह रहा हूं आपको दावे के साथ, तो अलग बात है। वो सारी भर्तियों की अगर जांच हो जाए ना सरकार की, सभी में आपको कमियां दिखेगी, सभी में। समय मेरे हाथ से जा रहा है, इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा आप सभी मेहमानों को। समय जिसके पास आज कम गया है उनसे मैं माफी मांगता हूं, लेकिन टॉपिक ऐसा था कि बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और डाउट्स क्लियर होने जरूरी है। विदुरावल जी, दीप कमल जी और रजत पंजेटा साहब, आपका भी धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े थे मनवीर जी, आपका धन्यवाद। जितेंद्र चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए, कुछ तथ्य आपने भी सामने रखे। सीईटी, इसको लेकर डिस्कशन लगातार जारी रहेगा। खबरें अभी तक जिम्मेदारी के साथ उन छात्रों के साथ है जो मेहनत करते हैं, जो दिन रात ये कोशिश करते हैं कि वो कुछ बनेंगे, और वो मेहनत करके ही बनेंगे। इसलिए हर खबर दिखाना जरूरी है। रात की बात हो, दिन की बात हो, उजाले की बात हो, अंधेरे की बात हो, हम आप तक हर खबर लाएंगे। दिक्कत परेशानी किसी को भी हो, खबर आप तक जरूर पहुंचेगी। नमस्कार। खट्टर सरकार अपने चहेतों को बस इतना बता देती है, भैया
एक दिन पहले जो ग्रुप 57 का पेपर हुआ उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कई पेपरों में कई प्रकार के समान प्रश्न होते हैं, इसमें क्या गलत बात है?